स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सीटेड गाइड में। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अब हम आज इस वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। आज हम इस चैप्टर को पढ़ के पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल को जानेंगे। क्लियर है? सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल होते क्या हैं। आपके सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? आपने इसमें बहुत कुछ स्थल रूप को ज़रूर देखा होगा। चित्र 6.1, पहले आइए हम चित्र 6.1 को देखते हैं। ये हमारा चित्र 6.1, इसमें पर्वत, पठार, झील, नदी, मैदान, द्वीप, पहाड़ी, पर्वत श्रृंखला, ये सब क्या है? सबके अलग अलग कलर हैं, अपने डिफरेंट कलर हैं। क्लियर है? अब हम आप देखे होंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। क्लियर है? ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। ठीक है? प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थलों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती तो कहीं धंस जाती। क्लियर है? अब आइए दूसरी या व्राह प्रक्रिया। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया को पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपरदन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहती हुई जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है? अब आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। पर्वत के बारे में जानते हैं। पर्वत क्या होता है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। पर्वत जो होता है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ों बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होगी। जैसे जैसे हम पर्वत के ऊपर जाएंगे वैसे क्या होगा? जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। जो पर्वत पर जमी बर्फ़ होती हैं, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हम हिमानी कहते हैं। हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में को भी व्यवस्थित कहते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है? बहुत से पर्वत तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है? पर्वत तीन प्रकार के: वलित पर्वत, भ्रमतोष्य पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्प्स वलिस पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शक्वांकर है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी
वलित श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपेल्सियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग ये टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब बृहदोष्य पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिक भ्रंश कहा जाता है। यूरोप, राइन घाटी तथा वासविज पर्वत, इस तरह पर्वत तंत्र के उदाहरण एटलस में दिए गए हैं। विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के श्रृंगार होते हैं। बहुत सी नदियाँ का स्रोत पर्वत से स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल के लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई तथा बिजली के उत्पन्न में भी किया जाता है। नदियाँ, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद, गैस, गोंद, रीजन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान वे पर्वत की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा कुछ स्कीइंग पर्वतों से प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? क्लियर है? ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत। अब हम आइए पठार के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने पर्वत के बारे में जाना, अब पठार के बारे में जानते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग में मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कल पठार पुरानों पठारों में से एक है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा की पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार। उदाहरण, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार लोहे, कोयले तथा मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडारे पाए जाते हैं। पिठारी पर्वतों में बहुत से जल प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे। मैदान क्या होता है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। क्लियर है? नदियाँ पर्वतों की ढाल
पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। आपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे बालू, पत्थरों, सिल्ट वे घटिया से निरपेक्षित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यागोन्स्को नदी के मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। अब स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतों क्षेत्र का कठिन जीवन होता है। मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदान में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पर रहने वाले लोग के रहन सहन तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत निवास कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इन्हें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितना तरीकों से जल एवं स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। क्लियर है? प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। क्लियर है? थैंक यू। आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलते हैं चैप्टर 6 ज्योग्राफी में। तब तक के लिए